हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बच्चों, जो रजिस्टर्स होते हैं उनको आप हमेशा टू टाइप्स में, टू वेज में आप कनेक्ट करते हो। एक आपके पास सीरीज़ होता है और एक आपके पास पैरेलल होता है। अब यहाँ पर मिक्स्ड टाइप की ग्रुपिंग भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स टाइप की ग्रुपिंग भी हो सकती है रजिस्टर्स में, ठीक है। लेकिन अभी हमने फ़िलहाल सीरीज और पैरेलल के बारे में ही स्टडी करना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इक्विवेलेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रजिस्टर, ठीक है, एक ऐसे रजिस्टर्स को आप बोलोगे कि जहाँ से जो करंट होगा वो सेम आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू सेम रहेगी कॉम्बिनेशन में, चाहे वो सीरीज होगी या पैरेलल होगा। जब आप कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या करोगे, इसके एंड्स पॉइंट पर अप्लाई करोगे, उसी को आप इक्विवेलेंट रजिस्टर बोलते हैं। सबसे पहले हम जो मेन है वो है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में आप स्टडी करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि इस केस में आपने क्या करना है, आप क्या दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स लेंगे और उनको आपने कनेक्ट करना है सीरीज में, ठीक है। सीरीज में आपने कनेक्ट करना है और सेम करंट फ्लो करेगा हर एक रजिस्टर में से। आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। जब आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे ना, यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, पोटेंशियल अलग अलग होगा। जैसे आपने रजिस्टेंस R1 लिया है, उसका पोटेंशियल V1 होगा। अगर आपने रजिस्टेंस R2 लिया है तो उसका पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू वेरी करेगी लेकिन करंट की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, ठीक है। करंट की वैल्यू आपने सेम रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देखो कैसे बनाएंगे आप, डायग्राम देखेंगे पहले। आप देखो, ये आपके पास मान लो ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट हम ले रहे हैं और यहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हैं, ये सीरीज है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने रजिस्टेंस को यहाँ पर लगाना है। ये R2 है और वैसे ही एक रजिस्टेंस आगे और ले लो, ये R3 है। R3 ये मान लो ये A एंड है और यहाँ पर ये आपके पास B एंड है। जब आप इसको क्या कनेक्ट करोगे, किसी बैटरी की हेल्प से आप कनेक्ट करोगे, जैसे जो अप्लाइड जो ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और ये वाला एंड जो B पॉइंट है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। यहाँ पर जब भी आपने जो करंट की वैल्यू होगी वो ये होगी, इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। ये अब आपको पता है। अब आपने पीछे वाले जो टॉपिक हैं पूरे डिटेल में स्टडी कर लिए हैं, तो आपको अब ये वैल्यू आपको पता है कि करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, जब आप ए पॉइंट पर करंट पहुँचेगा तो ये देखो, ये फर्स्ट वन, ये R1 रजिस्टेंस है। R1 रजिस्टेंस में से भी आई करंट ही फ्लो करेगा और ये आगे R2 रजिस्टेंस है और R2 में से भी आई ही करंट फ्लो करेगा। और ये नेक्स्ट R3 ले लो, R4 ले लो, मतलब करंट की वैल्यू सेम रहेगी। जब आपने रजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किए हुए हैं, सीरीज में आपने जब भी रजिस्टेंस आपने कनेक्ट किए हैं तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। हर एक रजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। हर एक रजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर जब सारे रजिस्टेंस आपने किस में कनेक्ट किए हैं, सीरीज में आपने कनेक्ट किए हैं। लेकिन जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी यहाँ पर R1 के केस में ये होगी, R2 के केस में V2 होगी और R3 के केस में V3 होगी। देखो, R1 के केस में यहाँ पर V1, R2 के केस में V2, R3 के केस में V3। पोटेंशियल की वैल्यू आपकी वेरी करेगी और करंट सेम रहेगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा टोटल जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो, टोटल जो वोल्टेज, ठीक है। 3 रजिस्टर्स आपने ले लिए हैं और वो किस में कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। और हर एक रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है और V पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी हर एक रजिस्टर्स के लिए अलग अलग होगी। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। तो देखो क्या लिखा है मैंने, जो डेफिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन की,
two or more resistors are said to be connected in series if they are connected one after the other such that the same current flow through all the resistors when some potential difference is applied across the combination। तो जो आपके पास जो वैल्यू आएगी इस केस में, तो अब डायग्राम आपको समझ आ गया है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो डिफरेंट रहेगी, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे। जो टोटल पोटेंशियल आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये ले लेंगे आप, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जब आप सीरीज कम्बिनेशन ले रहे हैं तो सीरीज कम्बिनेशन के केस में मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको VS भी लिख सकती हूँ। सीरीज कम्बिनेशन के केस में ऐसे भी आप लिख सकते हो। टोटल ये तीनों का आप सम ले लेंगे। अब आपको ये भी पता है ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हाँ अप्लाई करेंगे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर जैसे पोटेंशियल यहाँ V1 है, करंट की वैल्यू सेम है, करंट सेम रहेगा, तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, करंट सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 होगा, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, अगर V2 लेंगे, करंट यहाँ पर सेम है, करंट सेम फ्लो कर रहा है R2। वैसे ही V3 लेंगे और IR3, करंट की वैल्यू सेम होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप यहाँ पर अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। पता है अब आपको पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जब आपने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो ये आपके पास था V2 प्लस V3, ये आपके पास था ना, ये टोटल जो वैल्यू थी पोटेंशियल की। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं IRS लिख सकती हूँ। सीरीज कम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सीरीज कम्बिनेशन में आपने ऐसे करना है। अब करंट यहाँ पर सेम है तो करंट को कॉमन ले लो, तो आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से करंट आप कैंसिल कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपके पास आ जाएगा सीरीज कम्बिनेशन। अब देखो, ये आपके पास जब भी सीरीज कम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का, तो वहाँ पर जो टोटल वैल्यू आएगी वो उनका सम आएगा। इफ़ देयर आर n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज में अगर कनेक्ट हो तो उस केस में कैसे लिखेंगे आप, तो सीरीज कम्बिनेशन आप कैसे लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन Rn तक आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज कम्बिनेशन में होता है ना, वो इक्वल आता है किसका, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया ना, इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होता है। पहले आपने क्या किया कि एक सिंगल रजिस्टर है, वो सेम करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने कम्बिनेशन ले लिया रजिस्टर्स का, जैसे सीरीज में आपने इतने ज़्यादा रजिस्टर्स ले लिए, n टाइम ले लिए यहाँ पर, ठीक है। जब आपने कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई किया, तो उसी को आप क्या बोलोगे, एक इक्विवेलेंट रजिस्टर, इफेक्टिव रजिस्टर निकालेंगे, मतलब नेट रजिस्टर, टोटल रजिस्टर आपने ये निकाल दिया कि जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज कम्बिनेशन में वो आएगा सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये आपको पता लग गया कि जब भी सीरीज कम्बिनेशन होगा ना, सीरीज कम्बिनेशन में, तो सीरीज कम्बिनेशन में, ठीक है, जो भी सीरीज कम्बिनेशन में अगर आप लोगे तो हर एक रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, करंट विल रिमेन सेम। और ओम्स लॉ आपको पता ही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
और V इज इक्वल टू आर आई। तो आप निकाल देंगे, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। अगर R1 रजिस्टर है तो वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी हर एक केस में। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया होगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाम से पता लग रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन हमने लिखी है, 2 और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में आपने इसमें कनेक्ट करना है। जैसे 3 रजिस्टर्स से ले लेंगे, उनकी रेजिस्टेंस आप R1 ले लोगे, R2 ले लोगे, R3, उनको सबको आपने किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में करना है, ठीक है। लेकिन जो करंट होगा, करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में। अगर आपने 3 रजिस्टर लिए हैं तो करंट, यहाँ करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। आई विल डिफरेंट, करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मतलब R1 में से अलग वैल्यू करंट की फ्लो करेगी, R2 में से अलग होगी और R3 से अलग वैल्यू होगी करंट की। जब भी आपने रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। तो जैसे R1 है, R2 है, R3 है, उनमें से अलग अलग करंट फ्लो करेगा, जैसे I1, I2, I3। और पोटेंशियल यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा इस केस में, ठीक है। जो डेफिनेशन है आपके, 2 और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ए रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द अदर and the second end of the first register is connected to the second end of the other register such that the potential difference across each register is equal to the applied potential difference across the combination। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कैसे करोगे, पहले तो आप डायग्राम इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर आप ले लो, ये मान लो कोई आपके पास, यहाँ पर मैं मान लो ये ए पॉइंट में ऐसे ले रही हूँ। पैरेलल में अब आपने रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। पैरेलल में जब भी आप रजिस्टर को कनेक्ट करोगे तो देखो ऐसे बनेगा डायग्राम आपका, ये एक दूसरे के पैरेलल में। यहाँ से, और इसको फिर आपने बैटरी की हेल्प से कनेक्ट करना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। और ये अप्लाइड जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर, और करंट की वैल्यू ऐसे ऐसे डायरेक्शन बता देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर जो आई करंट है वो डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में। जैसे मान लो ये आपके पास आई करंट है, हाँ, जब ये R1 रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा, जब R1 रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा यहाँ पर, तो इस केस में जो करंट की वैल्यू होगी वो I1 हो जाएगी। और वैसे ही अगर यहाँ से जाएगा, इस रेजिस्टेंस से जाएगा R2 से, तो यहाँ करंट की वैल्यू क्या होगी, I2 अब R2 से। और वैसे ही थर्ड रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा, I3, ठीक है। और ये ए पॉइंट था और यहाँ पर ये बी पॉइंट ले लेंगे आप, और ये आई करंट। देखो यहाँ पर जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, R1, R2, R3, जब तीनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो करंट की वैल्यू यहाँ से डिफरेंट हो जाएगी। इस पॉइंट से R1 की तरफ I1 करंट फ्लो करेगा, और R2 की तरफ I2 करंट फ्लो करेगा, और R3 में से I3 करंट फ्लो करेगा। ये टोटल करंट तो I था ना, टोटल करंट I था, और यहाँ से R1 से I1 जाएगा, R2 से I2, मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो आप फिर आगे लिख देंगे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू अब क्या है, डिफरेंट है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is directly proportional to I, V is equal to RI, ये हमें पता है। अब हमने करंट की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो करंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, I is equal to V upon R। ये आपके पास
करंट की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास अब करंट की वैल्यू डिफरेंट है, फिर यहाँ पर आप पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर वैल्यू आपने लिख देनी है। आपके पास ये है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये वैल्यू है। तो I1 की जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू तो आपको पता है कि इस केस में सेम रहेगा, सेम वोल्टेज अप्लाई करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। I2 और I3 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर मैं पुट कर सकती हूँ। यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रही हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में लूँगी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हूँ, पैरेलल RP, पैरेलल कॉम्बिनेशन। I की जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर रही हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर ये अब जो आपके पास कॉमन टर्म है पोटेंशियल, पोटेंशियल आपके पास सेम रहेगा, तो इसको आप कॉमन ले लो। ये आपके पास, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगी। वैल्यू, ठीक है। इफ देयर आर n रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ देयर आर n registers which are connected in parallel, तो आपको पता ही है पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आप ऐसे ले लोगे 1/R1 प्लस 1/R2 Rn, ठीक है, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल रजिस्टेंस में जो वैल्यू आएगी ना आपके पास, रजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी, जबकि सीरीज में रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पर पैरेलल जो सर्किट्स होंगे, जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, हैं, इंडिविजुअल रजिस्टेंस से। देखो डिवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है, डिवाइड के केस में कम आएगी, और यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पर एक केस है ना, केस है, अगर मान लो 2 रजिस्टर्स हैं जो आपने पैरेलल में लिए हैं, अगर 2 हैं, कंडीशन ऐसी है कि 2 रजिस्टर्स आपने पैरेलल में लिए हैं, तो उस केस में आपने यहीं तक करना है 1/R1 प्लस 1/R2, यही रहेगा ना यहाँ पर जो टोटल जो वैल्यू आएगी। तो जब आप निकालोगे R1 R2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर R1 प्लस R2, ठीक है। तो जब भी पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होगा 2 रजिस्टर्स में, तो वो वैल्यू ये आ जाएगी R1 प्लस R2। इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं जब भी रजिस्टर्स किस में दिए हों, 2 रजिस्टर्स किस में दिए हो, पैरेलल में, तो इसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब देखो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल इजी है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होने की कोई भी बात नहीं है कि जब आपके रजिस्टर्स किस में हो, सीरीज में हो, तो वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है वहाँ पर करंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, ठीक है, करंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, और आप यहाँ पर ये निकाल दोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर ओम्स लॉ आप अप्लाई करोगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है।
नेक्स्ट है आपके पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये इसको आप, इस टर्म्स को आप कई जगह आप यूज करते हैं। आपने इसको पहले भी इसको आपने स्टडी किया हुआ है कि जूल्स इफेक्ट क्या होता है और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसी को ही आप जूल्स इफेक्ट बोलते हो, ठीक है। और जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ करंट। देखो स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट ए टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है। क्या है, जो हीट प्रोड्यूस होगी ना गिवन कंडक्टर में, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, डिपेंड करेगी स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर में से क्या करेगा, जब करंट फ्लो करेगा किसी टाइम पर, जो हीट की वैल्यू आती है वो ये आती है I स्क्वायर R T। ये आपको पता है, आपने पहले भी किया हुआ है जूल्स, ठीक है, लॉ ऑफ हीटिंग +1 क्लास में भी किया है। अब यहाँ पर देखो ना कैसे हम कर रहे हैं इसको, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ये देखो, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया है ए बी, हम एक कंडक्टर ले लेंगे यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ। ये कोई मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है ए बी, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसको आपने बैटरी की हेल्प से इसको आपने कनेक्ट करना है। यहाँ पर ये, यहाँ पर जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, बी पॉइंट को आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है और ए पॉइंट को आपने पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये करंट। और ये जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर ये करंट आई फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में से किसी टाइम में, कोई टाइम टी लिया है, जब आपने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, तो टोटल चार्ज, कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब आपको पता ही है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज की वैल्यू कितनी निकाल दोगे आप, I इंटू टी, ये आपको पता ही है कितना चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा इस कंडक्टर्स में, Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, हाँ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है कि जब भी, अब जो पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। ये आपने पूरा किया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस की हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, फ्लो करेगा चार्ज। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को फ्लो करने के लिए फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। तो आपने निकाला था वर्क क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, और पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी और चार्ज यहाँ पर आप पुट कर दें Q और I T कर सकते हैं ना आप। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप लिख देंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी IR। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे, V की जगह IR पुट करोगे इंटू IT, तो ये आपके पास आ जाएगी I स्क्वायर RT। ये जो वर्क डन होगा ना, ये वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस, दिस वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस, ठीक है, हीट की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। क्योंकि ये जो टर्म है ना आपकी, ये यूज होगी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये आपने +1 में भी टॉपिक किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि होता क्या है। यही आया ना आपके पास, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हीट जो प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर में, उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्क्वायर ऑफ करंट जो इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। और ये आपने यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो ये आपने किया है यहाँ पर कि एक कंडक्टर ले लिया है आपने,
ए बी और उसका रेजिस्टेंस आर है। जैसे ही करंट या आई यहाँ से फ्लो करेगा किसी टाइम पर, हाँ, और जैसे ही आपने यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई किया तो कितना यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता ही है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो चार्ज की वैल्यू आप निकाल दोगे। अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लो करने में, तो आपको पता ही है। यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, ये Q की जगह IT पुट कर देंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाता है जूल्स इफेक्ट। तो ये देखो बच्चों, ये आगे हम यूज़ करेंगे इसको, तो फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जूल्स इफेक्ट को क्या बोलते हैं? द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जूल्स इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट जो टर्म्स आप यूज़ करेंगे, स्टडी करेंगे, वो है, फर्स्ट वन है वेरी इजी, इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर आपने पहले भी स्टडी किया है पावर के बारे में, ठीक है, 10th क्लास में भी आपने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, एक तो ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, ये भी आपका पावर है। सेकंड ये है कि फ्रॉम जूल्स लॉ, अभी आपने किया, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। जब करंट आई फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में से, तो उस केस में जब आप क्या करोगे, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करोगे, तो ये आपने अभी किया जूल्स लॉ। और इलेक्ट्रिक पावर आपके पास ये भी होता है कि प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, ये इसकी एक और डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक पावर आप ये भी लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, कितनी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो किसी कंडक्टर में, किसी सर्किट में, और उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ से आप इलेक्ट्रिक पावर आप निकाल लोगे, ठीक है। अब एक और जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पावर की, वो ये भी है, इलेक्ट्रिक पावर, ये आपने क्योंकि स्टडी किया हुआ है 10th क्लास में, तो इसको ज़्यादा, ठीक है, इज डिफाइंड एज द एनर्जी लिबरेटेड पर यूनिट टाइम ड्यू टू resistance R of an electric device when current I is passing through it। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर इसको आप P से करोगे ना, तो ये जो वैल्यू है आप इसको ऐसे लिख दो, एनर्जी लिबरेटेड पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस से जब करंट आई फ्लो कर रहा है वहाँ पर। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने किया ना अभी, ये यहीं से करेंगे, ये जूल्स लॉ से, ये वही है। और कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जब आप कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है हीट की फॉर्म में, आई स्क्वायर आर टी पर यूनिट टाइम, ठीक है, फ्रॉम जूल्स लॉ। अब यहाँ पर टाइम से टाइम आप कैंसिल कर दोगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से आप और करंट की वैल्यू आप लिख दोगे यहाँ पर।
इंटू आर, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी आपके पास वैल्यू यूज होगी, इलेक्ट्रिक पावर ये भी होगी, और साथ में आपको मैंने बता दिया हाँ ये भी होगी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू, आप न्यूमेरिकल्स के केस में इस वैल्यू को भी आप लिखोगे। और साथ में यहाँ पर जो अब आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट क्या होते हैं, वॉट होते हैं। हाँ वॉट पता है आपको, यूनिट होते हैं। यहाँ पर करंट के यूनिट एम्पियर और वोल्ट पता ही है, तो यहाँ पर आप 1 वॉट भी आप निकाल सकते हो। और ये भी आपने किया था 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है, 746 वॉट के बराबर। ये अब आपको पता है, ये आपने छोटी क्लासेस में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। हॉर्स पावर की वैल्यू 746 वॉट के बराबर। वैसे ही यहाँ पर जो बिगर यूनिट होंगे इलेक्ट्रिक पावर के वो किलो वॉट होंगे, किलो वॉट। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 वॉट, 1000 वॉट के बराबर। ठीक है, ये आपके पास बिगर यूनिट आ जाएंगे इलेक्ट्रिक पावर के, किलो वॉट। और स्टिल जो बिगर यूनिट होंगे वो मेगावाट होंगे। मेगावाट में जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 10 रेज्ड पावर 6 आ जाएगी। देखो जो और भी ज़्यादा बिगर यूनिट है मेगावाट में भी, तो वहाँ पर 10 रेज्ड पावर 6 वॉट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी अभी आपने किया ना, इसको भी वैसे ही करेंगे आप, जूल्स लॉ से। आप इसको क्या करोगे, वैसे ही डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी आप, कि जो हीट एनर्जी होगी प्रोड्यूस होगी ना किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा, तो वही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। हाँ तो इसको आप वही लिख सकते हो फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट। यही किया था ना अभी आपने, फ्रॉम जूल्स लॉ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो वहीं से आप एक्सप्लेन करेंगे। जो हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी ना कंडक्टर में, उसकी वैल्यू ये आपने लिखनी है यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम में बना रही हूँ, यहाँ पर भी आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी पीछे जूल्स लॉ में आपको एक डायग्राम मैंने बताया। ऐसे ये मान लो ये कोई कंडक्टर है और ये आपके पास ये रजिस्टर्स है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस ले लो और करंट आई यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है जब आपने इसके एंड्स में क्या किया, पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, जब आपने इसको बैटरी की हेल्प से इसको कनेक्ट किया। एक इलेक्ट्रिक मतलब एक सर्किट आपने बनाया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस लिया है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ किसी टाइम टी पर फ्लो कर रहा है। तो आई करंट फ्लो कर रहा है ए से बी पॉइंट की तरफ टाइम टी में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो कि इतना चार्ज फ्लो कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, Q इज इक्वल टू आई टी। तो जैसे ही आपने यहाँ पर क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया। ठीक है, तो ये जो V आपने लिया है ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, जो आपने एक बैटरी की हेल्प से आपने इसको कनेक्ट किया। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर क्रिएट होगा ही होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है क्रिएट होगा, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ फ्लो करने में, तो वो अभी आपने किया। पोटेंशियल आपके पास क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। चार्ज यहाँ पर क्यों ले रहे हैं आप, ये रजिस्टर आर है, तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है ये कर लेंगे। और जो ये जो वर्क डन होगा इसी की वैल्यू आप इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे। क्यू की जगह आप आई टी,
लिख देंगे, ये आपके पास आ जाएगा। और दूसरी रिलेशन भी आप कर सकते हो यहाँ से कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब पता है ना आपको, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने किया है। तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कितनी हो सकती है, V की जगह यहाँ पर आई आर पुट कर दो, तो ये आपके पास आई स्क्वायर आर टी आ गया। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ये जो आपने स्टार्टिंग में किया था, यही आपने एनर्जी की वैल्यू ये भी आ गई। और एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओम्स लॉ, आप अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। और यहां से करंट की वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से जो एनर्जी की वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे ये है ना, यहाँ पर पुट कर दो फ्रॉम 1, यहाँ पर I की जगह V अपॉन R लिख दो फ्रॉम 1 और इनटू T, तो आपके पास ये भी आ गई वैल्यू V स्क्वायर T अपॉन R, ये भी आपके पास आ गई एनर्जी की वैल्यू। मतलब आप घुमा फिरा के कैसे भी निकाल सकते हो एनर्जी की वैल्यू। ओम्स लॉ आपने अप्लाई करना है, यहाँ पर आपने बिल्कुल सिंपल है, ये तो वही आ गया जो आपको मैंने अभी जूल्स लॉ तभी मैंने आपको करवाया था, ताकि ये टर्म्स आपको इजी वे में समझ आ जाएं यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर एनर्जी, ठीक है, जो यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के वो क्या होते हैं, जूल्स होते हैं, पता ही है आपको। और जो कमर्शियल जो यूनिट होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के, वो किलोवाट आवर होते हैं, ये आपको पता ही है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया है। वैसे ही एक और रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो अभी आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी किया ना अपने पीछे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अभी आपने ये वैल्यू अभी आपने निकाली पीछे इलेक्ट्रिक एनर्जी के केस में ये। तो वैसे ही आपने पीछे इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इनटू करंट यहाँ पर किया था आपने। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पर फ्रॉम 1 आप E इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, P इंटू टी लिख सकते हैं ना यहाँ पर। और यहाँ से E की वैल्यू P इंटू टी भी आ गई, और इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पर आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आपने निकालना है वैल्यूज़ को। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, इनको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा ये टॉपिक। ठीक है।